हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 फटाफट रिवीजन को लेकर। आपको पता है कि 15 मार्च को बीपीएससी 3.0 की परीक्षा हुई थी, जो बाद में कैंसिल कर दी गई। रद्द होने के बाद से ऐसा प्रस्तावित डेट दिया जा रहा है कि जून में होगी। तो अब आपके पास देखा जाए तो 1-1.5 महीने का जो समय बचा है, उसमें आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका फटाफट रिवीजन वाला ये सेशन होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे ज़्यादा अहम बात कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 1.0 में और 2.0 में जो परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आधार पर 3.0 में भी परीक्षा का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा हाई लेवल बना हुआ था। और इस तरीके से आगे उम्मीद की जा रही है कि हाई लेवल की परीक्षा देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में जागीरदारी संकट उत्पन्न होने लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ कि जब आप एनसीईआरटी की 7th क्लास पढ़ते हैं, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जब आप एसएससी की, तो उसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना होता है। इसमें किस तरीके से लोदी, तुगलक और जितने भी आपके गुलाम वंश आए, खिलजी वंश आए, तो इन सब का अपना एक समय पूछ लेता है कि कौन सा पीरियड जो था वो सबसे अधिक समय तक रहा, कौन सा कम समय तक के लिए रहा, कौन सा एक मात्र शासक था जो अकेले बहुत दिनों तक शासन किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक के शासन काल में जागीरदारी संकट उत्पन्न होने लगा था। तो औरंगजेब के समय में जागीरदारी संकट उत्पन्न होने लगा था। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताते हैं। पहले आता है गुलाम वंश। आपको पता है गुलाम वंश में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश में हम इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रज़िया सुल्तान के बारे, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि रज़िया एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका बनी जो पहली भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। और बाद में इतनी योग्य होने के बाद, ये इल्तुतमिश की बेटी होती हैं, लेकिन योग्य होने के बाद से भी वहाँ के कानून के हिसाब से अगर बात करें तो महिलाएं जो थी वो शासक के रूप में कार्य नहीं कर सकती थी। बताओ, शासक के रूप में इतिहास में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ते हैं कि वो अपने पुत्र को शासक बनाकर उसके संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन किया था। परंतु एक पहली महिला शासिका के रूप में रज़िया सुल्तान का नाम आज भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। अब रज़िया सुल्तान इतना योग्य होने के बाद से भी जो वो कपड़े पहन कर आती थी, बुर्का नहीं पहनती थी, तो इसका इन सभी चीज़ों का बहुत ही बाद में वर्णन किया गया है कि लोग उनके इतने योग्य होने के बाद से भी उनके पहनावे, पोशाक और उनकी महिला होने से जो थे वो घृणा करते थे। तो इस तरीके से उनके राज दरबार, उनके जो दरबार के लोग ही थे, उनको पद से क्या कर दिए। वो सिर्फ 4 वर्ष शासन की थी और उस 4 वर्ष के शासन काल में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने राज्य को क्या किया, सुदृढ़ किया था। विस्तार करने के साथ साथ सुदृढ़ किया था। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के बारे में हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है खिलजी वंश। ठीक, अब खिलजी वंश में आपको पता है कि हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का सबसे योग्य, कह सकते हैं कि योग्य था, क्योंकि उसने बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली का इतना ज़्यादा विकसित किया था कि उसे आज भी जो थे वो इस नियम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो उस समय सेना पर जो कार्रवाई होती थी या सेना की जो रकम होती थी, सेना के जो वेतन होते थे, सेना की जो भत्ते होते थे, उन सब पर उसने क्या किया था, कड़ी निगरानी रखी थी। और जो युद्ध का या लूट का जो माल होता था उसमें सेना को उसने 80% ना देकर 20% देने लगा, 80% राज्य की तरफ आने लगा, यानी स्वयं उसकी तरफ आने लगा। तो इस तरह के छोटे मोटे बदलाव उसने किए थे जो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, महत्वपूर्ण थे। ठीक, उसके बाद आता है तुगलक वंश। उसके बाद आता है तुगलक वंश में आपको पता है कि आप देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक को सबसे ज़्यादा नहरों के विकास के लिए जाना जाता है। तो ये हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश। फिर आता है आपका सैयद वंश, समझ लीजिए इसे भी, सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश आपको पता है कि इब्राहिम लोधी जो था वो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या होता है, हार जाता है, मारा जाता है। और लोदी वंश का एकमात्र शासक या दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध के दौरान मरता है वो होता है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ साथ पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ बाबर जो है मुगल साम्राज्य की सत्ता रखता है। तो इस तरीके से देखिए इसका आपका सीक्वेंस भी आ सकता है। तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये बहुत था। अब इसमें सबसे अधिक अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुगलक वंश
की जो तुगलक वंश जो था वो सर्वाधिक समय तक शासन किया था। वहीं पर सबसे कम शासन जो था वो खिलजी वंश का था। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खिलजी वंश जो था वो सबसे कम समय तक उसने शासन किया था, वहीं पर तुगलक वंश जो था वो बहुत ही अधिक समय तक शासन किया था। अब सबसे एकमात्र शासक जिसने बहुत अधिक समय तक शासन किया था वो लोधी वंश का था, बहलोल लोधी। ध्यान रखिएगा, ये सारे नोट जितने भी बताए सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 1739 में भारत पर नादिर शाह आक्रमण करता है। ठीक, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये जब भारत पर इसने जब आक्रमण किया था तो इसने बहुत ही ज़्यादा लूट की थी, और लूट में वो अपने साथ जो है शाहजहां द्वारा बनाया हुआ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और अपने साथ कोहिनूर हीरा वापस लेते चला जाता है। और इसके इस युद्धपात, लूटपात और मतलब इसने जो युद्ध करने के साथ साथ इसको सबसे ज़्यादा फेमस वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब वो वापस जाने लगता है तो भारत में लेके क्या जाता है, भारत के साथ वो क्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गहने, हीरे जवाहरात और कैश, मतलब पैसे भी लेकर जाता है। तो इसके कारण ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन या कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था, जो 1739 पर भारत पर आक्रमण किया था। और इसे भारत का नहीं बल्कि ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत का नेपोलियन होता आपका आंसर अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। इसने अब तख्ते ताउस कौन बनाया था? शाहजहां द्वारा निर्मित था। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा वापस अपने साथ क्या लेते चला गया था? ईरान लेते चला गया था। ठीक, जो ये आपका निर्मल ग्राम पुरस्कार होता है, ये स्वच्छ पंचायत के लिए दिए जाते हैं। और ये जो स्वच्छ पंचायत का मतलब होता है वो साफ सुथरी पंचायत इन द सेंस इनकी जो कार्य करने की जो विधि होती है, इनका जो कार्य करने का जो तरीका होता है वो पूरी तरीके से साफ होता है। यानी किसी भी तरीके का कोई घपला नहीं है, कोई घूसखोरी नहीं होती है। आपको देख आप ऐसा सुने होंगे कि वो उन्होंने बहुत घूस लिया, ये चीज़ों की वजह से जो पंचायत सबसे साफ सुथरी मानी जाती है, जो स्वच्छ मानी जाती है अपने कार्यवाही अपने काम काज में, उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार पंचायत को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए, सातवाहन वंश के राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी। अब सातवाहन वंश के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम एक ऐसे वंश के बारे में आपको बता रहे हैं जहाँ पर पितृ सत्तात्मक सत्ता नहीं होती थी। यहाँ की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि इसके बारे में जब हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हम पढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थी वो गौतमीपुत्र जो उनके नाम के आगे लगा था वो असल में उनकी माँ का नाम था, और वो अपने माँ के अंडर में रह के संरक्षण में क्या कर रहे थे? राज्य का विस्तार कर रहे थे। जब हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं ब्राह्मणों के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को ज़मीन देते थे, उस पर किसी तरह का कोई कर नहीं होता था, बाद में उसमें भी कर लगने लगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसकी जो राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत, प्राकृत। उस भाषा जो थी वो प्राकृत थी। आपको पता है कि मुगल पीरियड में अगर हम बात करें तो फारसी उन लोगों की राजकीय भाषा थी, और मुगल सत्ता जहाँ जहाँ विस्तार की उन्होंने राजकीय भाषा अपनी फारसी को ही क्या किया था? अनुमोदित किया था। यानी किसी भी अगर जैसे अकबर के समय में जब हम पढ़ते हैं तो बंगाल पर उसने जब आक्रमण किया तो बंगाल के शासक को उसने बंगाली भाषा को प्रोत्साहित नहीं किया बल्कि फारसी भाषा को किया। उसने राजकीय क्षेत्रों में या क्षेत्रीय स्तर पर अगर बात करें तो उसने बताया कि जो कार्य करने का जो कार्य होगा, जैसे वहाँ पर काम करने का जो भाषा होगी या कार्य जो देख रेख वाली जो भाषा होगी वो हो जाएगी बंगाली, लेकिन उसकी राजकीय भाषा फारसी को ही उसने अनुमोदित किया था, प्रस्तावित किया था। ध्यान रखिएगा, उसने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा था, अपनी राजकीय भाषा को उसने कहीं भी नहीं छोड़ा था। इसलिए आप राजकीय भाषा बहुत इंपॉर्टेंट। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या होती थी? प्राकृत होती थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? तो आपको पता है कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पॉलिटी में देखने को मिलता है। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार जो होता है वो न्यायपालिका को होता है। आपको पता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के कार्य क्या होते हैं? अलग अलग। विधायिका विधायी यानी कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को क्या करती है? पालन करवाती है, और न्यायपालिका देखती है कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, और किसी तरीके की जांच पड़ताल करने के बाद से यदि उसे लगता है कि कोई घटित है उस पे न्याय करना, तो न्यायपालिका अपना न्याय देती है। ये 3 स्तर पर हमारे यहाँ भारत में देखने को मिलता है। ठीक, अब संविधान की व्याख्या का अधिकार जो होता है वो न्यायपालिका को होता है। आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति से भी अधिक, क्योंकि आपको पता है कि जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो उनके महाभियोग के बारे में जब पढ़ते हैं तो महाभियोग में भी हम ऐसी चीज़ों को देखने को मिलते हैं जिसमें महाभियोग राष्ट्रपति से ज़्यादा जो
जो शक्ति मिली हुई है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई, यानी न्याय जो होगा वो ये चीज़ें बताता है कि इतना लचीला कि वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो। तो ध्यान रखिएगा, जो संविधान की व्याख्या का अधिकार जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। अक्सर लोग संसद लगा देते हैं, लेकिन संसद इसका आंसर नहीं होगा, न्यायपालिका होगा। ध्यान रखिएगा। संसद के सत्र का प्रारंभ किस काल से होता है? तो प्रश्नकाल से होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नकाल का समय यद्यपि 12 से 1 समय माना जाता है, जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल यानी जो भी आपको टॉपिक उठाना है उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आप क्या करेंगे, पक्ष विपक्ष एक दूसरे से प्रश्न करेगा, एक दूसरे से आंसर करेगा और आंसर भी देना जरूरी होता है। तो जो शुरुआत होती है, आपसे प्रश्न ये भी कि संसद के सत्र का प्रारंभ अगर बात करें तो प्रश्नकाल से होता है। प्रश्नकाल इन द सेंस होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो पक्ष को आंसर देने होते हैं, कोई विपक्ष को देने होते हैं। और इसका मतलब पूरी अच्छी तरीके से प्रश्न पूछने से क्या होता है कि उन लोगों को पता भी होता है कि हमें किस टॉपिक पर, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। और प्रश्नकाल इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से उन लोगों को टॉपिक्स और किस विषय पर और कितनी मुद्दे पर बात करनी है, ये सारी चीज़ें प्रश्नों के माध्यम से तय हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आगे है क्वेश्चन, 2 राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकार के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो उन विवादों को सुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो सुप्रीम कोर्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आप कुछ अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। और आपको पता है कि एक केंद्र होता है और केंद्र और राज्य के बीच यदि किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उन विवादों को सुनती है और उन पर अपना फैसला देती है, देखते हुए कि किसी तरह की किसी को हानि नहीं हो। स्पेशली जब हम बात करते हैं, जब हम कावेरी जल विवाद सुनते हैं या कोई जल विवाद होता है या नदी जल विवाद होता है, नदी जल विवाद जो होता है, अब जैसे एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, नदी इस राज्य से बहते हुए इस राज्य में आ रही है, ठीक, तो इस राज्य को भी फायदा हो रहा है और चूंकि इस राज्य को फायदा नहीं हो रहा और नदी इस राज्य से बह रही है, तो लोग कहते हैं कि जैसे नदी के पानी को रोक के हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं या सिंचाई के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं और बांध में जो पानी होगा उस बांध के इकट्ठा किए गए पानी से हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर विवाद तब होता है जब इकट्ठा किए हुए बांध से या पानी की जो यहाँ के जो लोकल आदमी होंगे, जो छोटे छोटे जो नगर होते हैं, जो छोटी बस्तियाँ होती हैं, यदि उनमें पानी भर जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इस तरह बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े विवाद हो जाते हैं। यानी आप मोस्टली आप सुनते होंगे कावेरी जल विवाद, हम ऐसा सुनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सब राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यानी कोई भी राज्य यदि कोई नदी निकल रही है तो किसी भी राज्य को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए और लाभ भी हो तो लाभान्वित राज्य होने चाहिए, यानी 2 से अधिक राज्य होने चाहिए। यानी जिन 2 नदियों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद हो रहा है, उन दोनों को लाभ होना चाहिए, तो विवाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान में रखती है कि किसी भी तरीके का अन्याय ना हो, बल्कि मतलब तर्कपूर्ण न्याय हो। तो इन सारी चीज़ों को जो अधिकार मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट को मिलता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ये सेशन जो था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन और भी है, संघवाद से आशय है। तो संघवाद से आशय होता है एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। आपको पता है, मैंने बताया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक होती है। और अगर हम ग्राम स्तर पर बात करें तो आपको पता है कि एक राज्य स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर होती है और एक पंचायत स्तर पर होती है। तो ये स्तर जो है, यानी विभिन्न स्तरों पर सरकार का होना जो होता है वो संघवाद को दर्शाता है। तो संघवाद से आशय होता है एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। तो देखिए, ये सेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और फटाफट रिवीजन में शामिल होइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।